जय हिंद दोस्तों, मैं सृजन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 25 दिसंबर 2020। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, जो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो सभी के आंखों के तारे रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। सारे राजनीतिक दलों ने, विपक्षियों ने, सबने उनको बहुत सराहा है, हमेशा अपनी आंखों पर रखा है। तो एक ऐसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्मदिन है। तो आप देख सकते हैं 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और उसके बाद जो है आज का दिन इसीलिए बहुत खास हो जाता है। तो करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ, पहली बात। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है या आप देखते हो कि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है वो है जो ये इनके ऊपर लिखी हुई किताब है। इनके निजी सचिव रहे हैं मिस्टर शक्ति सिन्हा। इन्होंने जो है बताया है अपनी इस बुक में, इनकी जो बुक का नाम है वो है द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। वाजपेयी के ऊपर लिखी हुई एक किताब है। इस किताब में इन्होंने बहुत सारी चीजें खोली हैं और जब ये इनके निजी सचिव रहे थे तो उस समय में जो वारदातें हुई हैं उसके बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो इन्होंने अपनी इस बुक में वाजपेयी जी के टर्म्स के बारे में कि उन्होंने किस तरह से 13 दिन से लेकर जो मतलब कई सरकारें चलाई और पहले दिन से लेकर उन्होंने जो काम किए वो कितने अपने आप में प्रभावशाली रहे, और इतना ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो वो सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। तो एक क्वेश्चन जो बनता है आपका वो इस बुक से बन सकता है कि वाजपेयी जी पर लिखी हुई किताब का नाम क्या है, और उसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं जिसमें से सही ऑप्शन आपके लिए होगा वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। जी हाँ, द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? शक्ति सिन्हा जी ने ये बुक लिखी है। और ये कौन है? उनके प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके निजी सचिव ये रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इसके साथ हमारे लिए एक कुछ जरूरी बात क्या आती है, वो ये जरूरी बात क्या है? वो बात है यहाँ पर कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने ऐसे बड़े बहुत सारे काम किए जिनके बारे में हम हमारी दूसरी वीडियो में बहुत चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, उन्होंने बात की पोखरण की। यानी पोखरण आप जानते हो राजस्थान का एक स्थान है और वहां पर हमने हमारे देश के लिए परमाणु बम तैयार किया था और परमाणु परीक्षण किया था। तो पोखरण का जो इंसिडेंट है ये हम कभी हमारी जिंदगी में भुला नहीं सकते, और भारत को विश्व में लोहा मनवाने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत के लिए है। साथ में आप देखोगे लाहौर बस यात्रा, ये एक ऐसा कदम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में शुरू किया कि भारत और पाकिस्तान में जो लोगों के बीच मधुर संबंध हैं उनको बनाने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की। हालांकि बहुत सारी राजनीति का ये शिकार रही है बस, और आप देख सकते हो ये बस दिल्ली से लाहौर तक के लिए चलाई गई थी। काफी बहुत मतलब इसके पीछे बहुत सारी राजनीति रही, बहुत सारे मतलब परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये सब डिसीजन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिए वो सब गठबंधन सरकार के होते हुए डिसीजन लिए, जबकि उनको ये मालूम था कि मेरे द्वारा लिए गए ये निर्णय हो सकता है फ्यूचर में काम आए या ना आए, हो सकता है ये खत्म हो जाए या ना हो जाए। लेकिन इसके बाद भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सारे निर्णय लिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है करंट अफेयर से आपके लिए? एक तो शक्ति सिन्हा की बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है जो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लिखी गई, वो कौन थे? उनके निजी सचिव थे। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो 2 बड़े काम किए गए हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें उनके खाते में जाती हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप यहां पर देख सकते हो और वो आप यहां पर लिख सकते हो। इसी के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और कुछ जरूरी चीजें आ जाती हैं। जैसे
अब आप देखोगे कि भारत विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, भारत बहुत आधुनिक होता जा रहा है, और जब हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान जैसे हों तो जब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस मिसाइल के बारे में जानने का। तो ये आप देखोगे 23 दिसंबर 2020 बुधवार की बात है, इस दिन इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। क्या मिसाइल है ये आपका क्वेश्चन है, ये मिसाइल क्या है और ये परीक्षण कहां पर हुआ है। ये दो क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन में से बनते हैं। तो सबसे पहले ओडिशा में चांदीपुर जो हमारा मिसाइल परीक्षण का केंद्र है, वहां पर इसका परीक्षण हुआ। सबसे पहली बात तो ये, इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिसाइल है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। ये मिसाइल जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी खास बात क्या है, ये आपको बहुत जरूरी समझने की बात है। इसकी खास बात ये है कि ये हवा में भी कई सौ किलोमीटर तक किसी भी आने वाले हेलीकॉप्टर, मिसाइल या किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें जो बिना किसी परमिशन के हमारी टेरिटरी में आ रही हैं, उसको ये उड़ा सकती है। इस पूरी मिसाइल को लेकर हमने अपनी एक वीडियो बनाई है, बहुत जल्दी हम उस वीडियो के बारे में आपके सामने लेकर आएंगे, बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि ये जो मिसाइल है उसका नाम क्या है और ये कहां बनाई गई। तो ये इसका नाम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। 23 दिसंबर 2020 बुधवार को इसका परीक्षण हुआ, और कहां पर हुआ, ओडिशा के चांदीपुर में हुआ। इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी डिटेल है जो आपके बहुत काम की है, तो दूसरी वीडियो जो हमारी आएगी उस वीडियो में आपको इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक चलता है, ये हमारा नया टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये अमेरिका के नागरिकों के एक जनसंख्या की सूचित पिक्चर है, और ये एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट। इसमें एक रिसर्चर है यानी सीनियर फेलो हैं जिनका नाम है विलियम फ्रे। इन्होंने एक रिसर्च किया और एक रिसर्च के बाद एक चौंकाने वाला डेटा हमें प्रोवाइड किया। तो ये क्वेश्चन जो इनका डेटा है, जो ये क्वेश्चन है, वो वहीं से निकलकर बनता है। और वो डेटा किससे संबंधित है, वो डेटा जनसंख्या से संबंधित है, जनता से संबंधित है। और वो जनसंख्या क्या बताया उन्होंने उस डेटा में कि अमेरिका में पिछले कई सालों में जनसंख्या स्थिर रही, पिछले कई सालों में। दोस्तों यहां पर एक डाउट भी हो सकता है लोगों को, वो ये हो सकता है कि ये जो जनसंख्या है कोरोना की वजह से तो नहीं स्थिर हो गई, लेकिन ये पिछले कई सालों का उन्होंने रिसर्च किया है। लास्ट फ्यू इयर्स उन्होंने ये रिसर्च किया और देखा और समझा कि वहां की जनसंख्या स्थिर है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ हुआ है, कुछ जनसंख्या इंक्रीज हुई है, और वो कितनी इंक्रीज हुई है, वो हुई है 0.35%। आप देख पा रहे होंगे 0.35% इंक्रीज हुई है। तो इसका जो मतलब है, जो इसकी जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहां पर इस परसेंटेज में कितने लाख लोग आए, ओनली 11 लाख, यानी 11 लाख लोग। और ये जो आंकड़ा इकट्ठा किया गया वो जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक का आंकड़ा इकट्ठा किया गया। तो एक साल में अमेरिका में जो ये डाटा आया उसके हिसाब से 0.35% मतलब 11 लाख लोग अमेरिका में पैदा हुए। ये अमेरिका की जनसंख्या बढ़ी, लेकिन अमेरिका की कुल जनसंख्या जो उस समय जुलाई में थी वो 32 करोड़ 90 लाख थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्या बनता है वो कि इन्होंने ये दावा किया है कि पूरे वर्ल्ड में पूरी सदी की सबसे कम जनसंख्या विस्फोट यहां हुआ है। पूरी सदी का मतलब 100 सालों में, 100 इयर्स में अमेरिका में ये जो जनसंख्या विस्फोट जुलाई 2019 से जो जुलाई 2020 में हुआ है, ये सबसे कम परसेंटेज रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है।
तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार आपको मैं फटाफट बता दूं कि ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के एक सीनियर फेलो हैं विलियम फ्रे, उन्होंने अमेरिका की जनसंख्या पर एक रिसर्च किया और रिसर्च के बाद कुछ चौंकाने वाले डेटास को हमारे सामने रखा और उसको सदी की सबसे कम जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया। इसी के साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और कई सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे अभी, और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमारे करंट अफेयर्स में आ रहे हैं। अब जैसे कि हम सब रेडियो तो सुनते ही हैं, अगर गाने सुनने हो या कहीं मेट्रो में सफर कर रहे हो या फिर कहीं मतलब घूमने जा रहे हो तो हम कई बार क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, एफएम लगा लेते हैं। तो वो एफएम, वो रेडियो जो हम सुनते हैं जिनसे हम अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, वो कब आया, कैसे आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारी सबसे पहली रेडियो कितनी बड़ी होती थी। जो रेडियो अब आप अपनी जेब में रख के घूमते हो, वो रेडियो का साइज पहले एक टेबल पर पूरा नहीं आ पाता था, यानी कि इतनी बड़ी रेडियो होती थी। यानी इसको ले जाने की बात तो दूर, इसको एक जगह रख के चलाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक रेडियो है हमारी जो सबसे पहले रेडियो बनी। तो सबसे अच्छा फैक्ट यहां से शुरू होता है करंट अफेयर का कि जो ये रेडियो थी 24 दिसंबर 1906, एक कनाडा जो वैज्ञानिक थे, कनाडाई वैज्ञानिक जिनका नाम है रेगिनॉल्ड फ्रेंसडेन। इनका नाम फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, आप देख रहे होंगे यहां पर इनका नाम लिखा है, वैज्ञानिक का नाम रेगिनॉल्ड फ्रेंसडेन। इनकी अगुवाई में ये रेडियो का पहला प्रसारण हुआ और वो कब हुआ, 24 दिसंबर 1906 में हुआ, 24 दिसंबर 1906। तो 24 दिसंबर को ये उनके खाते में बात चली जाती है। लेकिन 1906 के बाद कुछ और एक्टिविटीज हुई, क्योंकि हम भारत से हैं तो हम भारत के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी कि भारत में पहला प्रसारण कब हुआ। तो ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको 24 दिसंबर का यानी कल का, तो वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये 24 दिसंबर। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि 1927 में 23 जुलाई को भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ, तो 23 जुलाई के खाते में ये बात चली जाती है, 24 दिसंबर के खाते में ये बात चली जाती है। तो जब मैं 23 जुलाई की बात करता हूं तो भारत में कहां पर हुआ, वो जगह का नाम बताइए। तो वो जगह है मुंबई। मुंबई से रेडियो का पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 में हुआ। लेकिन क्वेश्चन एक और है हमारा करंट अफेयर का जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, 24 दिसंबर 1906 को किसने किया, एक कनाडाई वैज्ञानिक है, उन्होंने किया, जिनका नाम रेगिनॉल्ड फ्रेंसडेन है। इनकी अगुवाई में यह पहला प्रसारण हुआ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो क्या है, 1918 में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन बना जो ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क में शुरू किया। ली द फॉरेस्ट इज द नेम ऑफ द वन पर्सन जिन्होंने इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत की। तो ये सबसे पहले कब बना, 1918 में बना। 1918 में बना, कहां बना, न्यूयॉर्क में बना। तो दोस्तों यहां पर आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो आप देख पा रहे होंगे। एक तो 1906 24 दिसंबर का क्वेश्चन है जो कनाडाई वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद 1918 की बात है जिसमें ली द फॉरेस्ट का नाम है, कब कहां कैसे शुरू हुआ वो सारी बातें हैं। देन उसके बाद एक 1927 23 जुलाई है जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। तो ये रेडियो के प्रसारण की जो बात है वो यहां पर हमने आपको बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके साथ हम पूरे दिन रहते हैं, पूरी रात रहते हैं। रेडियो जो हमारे फोन में है, जिससे हम पूरा एंजॉय करते हैं, वो रेडियो का कैसे शुरुआत हुई, कैसी चीजें हुई, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो और थोड़ा सा हम इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि एक उपभोक्ता अधिकार अधिनियम था, एक उपभोक्ता अधिकार सिस्टम था। उपभोक्ता अधिकार होता क्या है, उपभोक्ता का मतलब होता है जो लोग उपभोग करते हैं, चाहे वो वस्तु का उपभोग करे या वो सेवाओं का उपभोग करे। जो उपभोग करने वाला होता है, जो यूज करने वाला होता है, तो जो यूजर्स होते हैं, जैसे आप भी यूजर्स हो, आप भी उपभोक्ता हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी एक कंज्यूमर हो, उपभोक्ता हो। तो जो यूजर्स होते हैं वो होते हैं उपभोक्ता।
तो 24 दिसंबर के खाते में एक बहुत बड़ी न्यूज आती है, एक बहुत बड़ी बात आती है, एक बहुत बड़ा करंट अफेयर आता है कि 1986 में, आप देख रहे होंगे 1986 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ। पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ। और इससे भी बड़ी बात क्या है, इसके कुछ टाइम के बाद, मतलब जैसा आप देख पा रहे हो वर्ष 2000 से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा, वर्ष 2000 से। तो सन 2000 से इस दिन अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन अगर कोई पूछने लग जाए अधिनियम कब बना था, तो अधिनियम 1986 में बना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एक वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर विश्व के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है ये आपको, तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये एक हमारा 24 दिसंबर को है जो हमारे देश का है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। एक है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। ये इस फैक्ट्स के अलावा हम और भी नए बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना बाकी है, अभी उसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स की, कुछ खेल कूद की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हर कैटेगरी से पूछे जाते हैं। तो अभी हमारे पास कैटेगरी आई है बॉक्सिंग डे। अब बॉक्सिंग से तो हमें लग रहा होगा कि ये बात बॉक्सिंग की है, लेकिन ये बॉक्सिंग नहीं है, ये बॉक्सिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। बॉक्सिंग का मतलब यहां पर जो है वो क्या है, वो है ये वाला बॉक्स। दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? ओके जस्ट वेट, अब दिखेगा आपको। बॉक्स का मतलब है ये बॉक्स, मतलब डब्बा, बॉक्स, गिफ्ट, इस गिफ्ट वाले बॉक्स से है। तो इसका जो फैक्ट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बता दूं जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आए। तो ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है, ये टेस्ट क्यों मनाया जाता है और क्या होता है? दोस्तों ये बॉक्सिंग डे टेस्ट एक क्रिकेट टेस्ट है। तो ये बात तो आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए, पूरा फैक्ट समझने से पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कोई बॉक्सिंग वैसे वाला बॉक्सिंग नहीं है, ये क्रिकेट वाला बॉक्सिंग है। तो सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूं बॉक्सिंग डे की, तो ये 1985 में भारत ने पहली बार खेला। शुरू नहीं हुआ बॉक्सिंग डे, शुरू तो और पहले से हो रहा है, लेकिन भारत की बात मैं पहले कर रहा हूं क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस, तो हम भारत की बात पहले करते हैं। तो भारत ने सबसे पहले बॉक्सिंग डे मैच खेला 1985 में। आज तक यानी सन 2020 तक अब तक इंडिया ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? इसमें 12। यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू होने से लेकर जब भारत आया इसमें 1985 में और 2020 तक टोटल 12 टेस्ट भारत ने इसमें खेले हैं। और जो ये बॉक्सिंग डे टेस्ट की बात मैं इंडिया में कर रहा हूं, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये बात ऑस्ट्रेलिया की भी है, इंग्लैंड की भी है, न्यूजीलैंड की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है। इन सभी देशों में भी इसका यही नाम है, यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो आप देख रहे होंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट की कुछ इमेज मैंने आपको दिखाई है यहां पर। जैसे आप देख रहे हो बॉक्सिंग डे टेस्ट, क्रिकेट की पिच बनी हुई है, यहां पर बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों बॉक्सिंग डे टेस्ट में एक सीट भी खाली नहीं मिलती बैठने के लिए, पूरी सीटें पहले ही बुक हो जाती हैं। इतना इंटरेस्टिंग और इतना बड़ा मैच ये होता है, टेस्ट मैच। तो इस तरह से जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसी की बारे में हम और चीजें डिस्कस करते हैं। बॉक्सिंग डे क्या है, बॉक्सिंग डे टेस्ट क्या होता है, क्या चीज है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये टेस्ट मैच सबसे पहले खेला गया 1950 में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 1950 में खेला गया। ये क्रिकेट का
मतलब से संबंधित है ये, तो इसलिए क्रिकेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी पहली बात ये है 1892 में इसमें जो ये वर्ड जो ये लिखा है बॉक्सिंग डे वर्ड जो है 1892 में इस वर्ड की शुरुआत हुई, इस शब्द की शुरुआत हुई। यानी जैसे कहते हैं ना कि ये शब्द पहली बार कब बोला गया, तो 1892 में बोला गया। 1892 में इस वर्ड का यूज हुआ। फिर 1950 में पहला मैच खेला गया और इंडिया ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इंडिया का आपने देख लिया, इंडिया ने इसको 1985 में शुरू किया। 1985 की हम बात करें तो 1985 में इंडिया आ जाता है। लेकिन इंडिया के अलावा मैं बात करूं तो 1892 में शुरू हुआ, 1950 में पहला मैच खेला गया। कहां खेला गया ये भी इंपॉर्टेंट है। ये खेला गया है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आप देख रहे होंगे, ये मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड है। कितना सुंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर नजारा है, ये उसके अंदर का पूरा एरिया है। ये मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर शेफील्ड शील्ड के से एक मैच की शुरुआत हुई। तो इस तरह से ये 1950 में मैच पहली बार खेला गया। 1892 में इस शब्द की शुरुआत हुई। इसके अलावा जो मैंने आपको एक दो फैक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताए हैं वो आपको फिर से क्लियर हो जाने चाहिए। 1985 में भारत ने पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला और आज तक ये 12 टेस्ट ऑलरेडी खेल चुका है। तो इसके अलावा इसका नाम बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों रखा जाता है, क्यों इसको कहा जाता है बॉक्सिंग डे टेस्ट, तो क्योंकि ये तो क्रिकेट है, इसको क्रिकेट बोलना चाहिए, तो लेकिन इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए अलग अलग धारणाएं हैं दोस्तों। यानी कि हर देश में एक अलग कंसेप्ट है, हर देश एक अलग बात मानता है, लेकिन जो सबसे सर्व लोकप्रिय अवधारणा है, जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, वो ये मानते हैं क्योंकि ये क्रिसमस से अगले दिन खेला गया, तो इसी वजह से इसको बॉक्सिंग डे माना जाता है। अब बॉक्सिंग का मतलब है कि जो सेंटा होगा वो गरीब लोगों में जाएगा और उनको बॉक्स देगा, गिफ्ट्स देगा। तो जो 25 दिसंबर के बाद जो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, जो बॉक्सिंग का काम होता है, बॉक्स देने का काम होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम बॉक्सिंग डे पड़ गया। तो यानी कि जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, ये बॉक्सिंग डे क्रिकेट की बात जो हो रही थी, वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्रिसमस डे से नेक्स्ट डे होने के कारण गरीब लोगों में जो बॉक्स बांटे जाते हैं, उनके अंदर जो गिफ्ट्स होते हैं, उन लोगों के लिए जो चीजें दी जाती हैं, उसके आधार पर इसका नाम ये पड़ गया। तो आप देख सकते हो यहां पर क्रिसमस डे से अगले दिन होने के कारण इसको कई देशों में बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है और ये गरीबों के लिए एक गिफ्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, अभी हम अपने और आगे के फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी चीजें देखते हैं। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, ये एक ज्योग्राफी का है। तो दोस्तों ज्योग्राफी में आप जब देखते हैं, जब आप उसको समझते हैं, तो उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक अपना अलग विज्ञान है। अब इसमें क्या है ज्योग्राफी में, सबसे इंपॉर्टेंट कि एक नई चीज की खोज हुई है और वो जो नई चीज है वो क्या है, वो बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम है रेडियो संकेत। रेडियो संकेत दोस्तों, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, आप कुछ लिखेंगे, टाइप करेंगे तो वो मुझे दिख जाएगा, मैं समझ जाऊंगा। ऐसे ही जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, जब वो सौर मंडल को स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें से जो ये रेडियो संकेत होते हैं, इससे वो बातें करते हैं, इससे वो पता लगाते हैं कि उस समय की चीजें क्या चल रही हैं, उसमें क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये जो बात देख रहे हो आप, तो ये रेडियो संकेत की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं, जो सौर मंडल में पाया गया, मिला। और ये कहां मिला, 51 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह प्रणाली से ये मिला है, ये आया है। इसमें खास बात क्या है वो देखने की जरूरत है, वो है इंपॉर्टेंट बात, ये नीदरलैंड में स्थित है एक रेडियो दूरबीन। अब जो ये रेडियो दूरबीन की मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूं, जो ये रेडियो दूरबीन की बात हो रही है, इसमें लो फ्रीक्वेंसी एरे
फ्रीक्वेंसी एरे, इसको अगर आप इकट्ठे इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे लोफर, LOFAR, लोफर, लो फ्रीक्वेंसी एरे। इसका इस्तेमाल करके टाउ बुट्स, ये लिखा हुआ है टाउ बुट्स, तारे की प्रणाली से जो रेडियो संकेत आ रहे थे उसका पता लगाया गया। तो इसमें प्रणाली का नाम आ गया, प्रणाली का नाम आ गया टाउ बुट्स, और एरे यानी कि उस फ्रीक्वेंसी का भी नाम आ गया जिस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने पकड़ा है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई लो फ्रीक्वेंसी एरे, लोफर। तो आपके पास क्वेश्चन यहीं से बनना है, तो इससे ये बात यहां पर क्लियर हो गई। अब इसको संकेत को पकड़ के क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब मिलने वाली बात जब आ जाती है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें मिलने वाली बात आती है कि इसमें हमें बाहर के ग्रहों का पता चलेगा, यानी कि सौर मंडल से भी बाहर की चीजें जो हैं, पृथ्वी से भी अलग अगर कहीं जीवन है, या इस सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं इनके बाहर कोई ग्रह है अगर, तो उसके बारे में भी हमें इससे पता चल जाएगा। यानी कि इससे हम और नई दुनिया का पता लगा पाएंगे, और कहीं ना कहीं इससे एलियंस और इन सब लोगों को भी देखने में, समझने में हमें मदद मिलेगी, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है। तो ये सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर की दुनिया के बारे में जानने का नया तरीका है। तो यही यहां पर इसी चीज को मतलब समझने के लिए इस चीज का निर्माण हुआ है। तो सौर मंडल के बाहर ग्रहों का पता लगाने के लिए, सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर की दुनिया के बारे में जानने के लिए इस रेडियो संकेत से हमें बहुत मदद मिलने वाली है। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों, ये जो आपने करंट अफेयर की बात हमसे की थी वो थी सौर मंडल ज्योग्राफी के बारे में। लेकिन इसके बाद अब एक क्वेश्चन यहां पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको भी इंटरेस्टिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि जो ये बड़ी सी मशीन आपको दिख रही है, ये मशीन कोई कुछ और नहीं, तेल निकालने की मशीन है। जैसे हमारा तेल निकलता है ना, पेपरों में पढ़ के हम पढ़ते रहते हैं और हमारा तेल निकलता रहता है, तो ऐसा ही तेल निकालने की मशीन है, जो मशीन भारत में एक राज्य जिसका नाम बंगाल है, पहली बार तेल और गैस रिजर्व पेट्रोलियम के उद्घाटन में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 20 दिसंबर 2020 को इसके बारे में उद्घाटन किया और बताया कि ये राज्य का पहला, राज्य का, सिर्फ बंगाल की बात हो रही है यहां पर, राज्य का पहला तेल गैस रिजर्व पेट्रोलियम केंद्र है। कहां पर है ये? बंगाल में है। और बंगाल में ये कहां पर है? उत्तर 24 परगना जिला। बंगाल में कहां पर है? उत्तर 24 नॉर्थ में 24 परगना जिला, यहां पर ये उपस्थित है। 2018 में पहला रिजर्व खोजा गया था, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ है? इसका उद्घाटन अब हुआ है। और इसका उद्घाटन कब हुआ है? 20 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये क्वेश्चन में क्या बात हुई कि किस राज्य में हाल ही में गैस रिजर्व पेट्रोलियम का केंद्र खोजा गया? तो बंगाल में खोजा गया, 24 परगना में खोजा गया। किसने उद्घाटन किया? तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये यहां पर जानने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये बंगाल राज्य से संबंधित है। बंगाल आप भारत के नक्शे में भी देख पा रहे हो, बंगाल कहां पर है? तो भारत के नक्शे में भी बंगाल आपको दिख रहा होगा। ये बंगाल का मैप है, उसमें पूरा बंगाल जहां पर हम बात कर रहे हैं, और ये वहां के समुद्रों में, और वहां पर जो 24 परगना जिला है जहां पर हमने देखा है, वहां पर इसकी खोज हुई, वहां पर पेट्रोल मिला, और ये पेट्रोल भारत के लिए वरदान साबित होगा। तो इसकी खोजबीन होने के बाद ये चीजें शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर खत्म हुआ।
लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर को पढ़ते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, या फिर जो भी आप डेटा फैक्ट्स देख रहे हो इसको लिखने के लिए आप व्हाट्सएप पर या जैसे भी मैसेज आप करोगे उसको अपने साथ साथ लिखते रहो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो कुछ भी करके इस चीज को लिखना है, नहीं तो अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये एकदम आपको याद होने वाली चीजें नहीं है। तो साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर इसकी कार्रवाई अच्छे से शुरू करो। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।